नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। हर रोज की तरह अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में भाईपो अभिषेक बनर्जी के गढ़ में दोबारा वोटिंग हो रही है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अंदर आने वाली फलता विधानसभा में इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। फलता में कल तक अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड जहांगीर खान का टेरर था। वो खुद को पुष्पा कहता था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के साथ साथ पुष्पा सरेंडर करके भाग गया। और इसी के साथ आज फलता के हिंदू बिना किसी डर के वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पिछले 3 घंटे से फलता में बम्पर वोटिंग हो रही है। 3 घंटे के अंदर 25% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 2 लाख से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। हर बूथ पर सुरक्षा डबल कर दी गई है। पहले जहां हर बूथ पर 4 जवान तैनात थे, आज की जो तस्वीर है वो 8 जवानों की तैनाती है। इलाके में पैरामिलिट्री की 35 कंपनियां तैनात हैं। किसी भी शिकायत के लिए 30 क्विक रिस्पांस टीम मुस्तैद है। फलता के वोटर्स कह रहे हैं कि आज वो बिना किसी डर के जिसे मन कर रहा है उसे वोट दे रहे हैं। पिछली बार 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। हिंदुओं ने आरोप लगाया था कि जहांगीर खान के गुंडों ने उन्हें डरा धमकाकर वोट डालने से रोका। कुछ बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप भी चिपकाया गया था। कहीं पर कैमरे की गड़बड़ी थी, कहीं कुछ गड़बड़ी थी, कहीं पे परफ्यूम की बात थी। और इसके बाद ही चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का आदेश दिया था। और अब रीपोलिंग की तस्वीर आपके सामने है और रिजल्ट आएगा 24 मई को। अब फलता में मेन मुकाबला तो टीएमसी और बीजेपी के ही बीच था, लेकिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान 2 दिन पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए। जहांगीर खान खुद को पुष्पा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन ममता सरकार के जाने के साथ साथ जहांगीर खान सरेंडर मोड में आ गए। बड़ी खबर यह है कि वोटिंग के बीच जहांगीर खान अंडरग्राउंड हो गए हैं। जहांगीर खान के घर पर ताला लगा हुआ है। फलता में टीएमसी का ऑफिस भी वीरान पड़ा हुआ है। इस बीच बीजेपी नेता विधान परुई ने जहांगीर की मुश्किलें और बढ़ा दी। बीजेपी नेता ने जहांगीर पर पैसे की उगाही मारपीट का आरोप लगाया। फलता पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता ईडी से भी जहांगीर की शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। तो एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही है बदलाव की, वो बदलाव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जहां पर उम्मीदवार ही खुद मैदान छोड़कर भाग जाए, वहां का चुनाव अब क्या क्या मोड़ लेगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि टीएमसी सांसद शाइनी घोष यह कह रही हैं कि जहांगीर ने धमकियों की वजह से अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। सी आई थिंक इट इज जहांगीर्स ओन डिसीजन और ये पार्टी ने भी अपना स्टांस क्लियर किया है कि पार्टी के साथ इसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं हुई थी। जहांगीर को शायद लगा होगा कि ही इज नॉट फीलिंग सेफ और उनके ऊपर भी काफी थ्रेट थे, जिसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। और अगर ये इलेक्शन होता भी तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो होता नहीं। तो मुझे लगता है ये सब सोच के व्यक्तिगत तौर से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। जो बात शाइनी घोष कह रही है कि अगर ये इलेक्शन होता भी तो फ्री एंड फेयर नहीं होता, इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर क्या इलेक्शन होगा, जहां पर 4 की जगह 8 पुलिस वाले खड़े हुए हों, जहां पर सुरक्षा बल तैनात हो, जहां पर बिना किसी डर के पोलिंग हो रही हो। इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होगा? तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव है जो शाइनी घोष एक बार फिर से गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी फलता से ही लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, पहले तो आप तस्वीरें बताएं, और क्या आज निर्भीक तरीके से वोटर बाहर निकल रहा है, मतदान हो रहा है? 29 अप्रैल को इसी जगह से आरोप लगा था कि फलता के जितने भी वोटर है, हिंदू वोटर है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको वोट डालने से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही तमाम आरोप फलता विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों से लगा था। इसके अलावा अलग अलग जो 285 बूथ है, उस 85 बूथ में कई कई सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, कहीं पर टेप चिपकाया गया है बीजेपी के जो सिंबल है उसके ऊपर। ऐसे ऐसे आरोप लगातार कई सारे बूथों के ऊपर आया था। और उसके बाद जैसे कि देखा गया कि लोग घर से निकल के बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए और लगातार रीपोलिंग की दावा किया गया। और उसके बाद आज रीपोलिंग किया जा रहा है। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगा। लोग निर्भय होके, भय छोड़कर यहाँ पर बूथों पे पहुंचे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे महिला हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका?
মুন্ডা মারি। আচ্ছা আগে কি হতো আর এখন কি হয়? আগে চাপটা বেশি ছিল, এখন চাপ কম। আচ্ছা মানে কি চাপ ছিল আগে? ভয়ে আচ্ছা ভয় ছিল কাদের? বিরোধী প্রার্থীদের আচ্ছা কি করতো তারা? অনেক রকম, সব রকম মারধর সব দিক থেকেই। আপনাদের কি ভয় দেখানো হতো? হ্যাঁ, কারা মানে তৃণমূল কংগ্রেস? তৃণমূল প্রার্থীরা। আচ্ছা কিভাবে ভয় দেখাতো? যখন ডাকবো তখন আসবেন, যেমন বলবো তেমন দেবেন। অন্যদিক হলে আপনাদের ওপর একটা মানে প্রেসার ক্রিয়েট হতে পারে, এই রকম ভাবে চাপ থাকতো। ভয় দেখাতো? ভয় দেখানো, বাড়ি ঘর ধর ভাঙচুর। ভোট দিতে পারতেন? হ্যাঁ, দিতে তো হতোই। আচ্ছা সেই ওরা যেমন বলতো তেমন ভাবেই আমাদেরকে চলতে হতো। अच्छा डर का माहौल था, वो जैसे कहते थे वैसा ही वोट डालना पड़ता था। दीदी का ऐसा कहना है। क्या नाम है आपका? তৃষিতা মারিক। पहले कैसा था अब कैसा है? এখন একটুখানি মানে পরিস্থিতি ভালো হয়েছে। আগে মানে আমাদের খুব ভয় ভয় ভোট দিতে হতো, মানে বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে যেত যে এরকম বিরোধী দলে যদি আপনারা ভোট দেন তো বাড়ি ঘর ভাঙচুর হতে পারে, মেয়েদের উপর অত্যাচার হতে পারে, এসব। 70% हिंदू हैं, 30%, 32% मुसलमान हैं। ठीक है, ये वहां का धर्म काटा है। अब बात जो है वो अजीत जी मार्के की ये है कि शायद घोष अब भले ही कितना कह रहे हैं कि फ्री और फेयर तो कुछ होगा नहीं, अब सच्चाई ये है कि फ्री फेयर हुआ तभी बीजेपी की सरकार बनी। फ्री फेयर हुआ इसलिए फौलता में अब जहांगीर भी ये समझ रहे हैं कि मेरा तो चलेगा नहीं। डायमंड हार्बर मॉडल की हवा निकल चुकी है, तो पहले उन्होंने बैकस्टेप कर लिया। बिल्कुल, और ये वो उन्होंने सैनी घोष ने कहा कि चुनाव होता तो चुनाव तो हो ही रहा है ना, इसमें होता तो की कोई बात नहीं है, चुनाव तो हो ही रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि 3 घंटे में 25% लोगों ने वोट कर दिया। इसका मतलब यहाँ भी फिर 90% से ज़्यादा इस बार भी वहाँ वोटिंग होगी। देखिए, ये सब आदमी कहता है ना कि ये लेफ्ट का मॉडल था जो तृणमूल ने अडॉप्ट किया, ये तृणमूल का मॉडल, ये बंगाल का मॉडल है कि सरकार है, सत्ता की ताकत है तो सारे गुंडे हर तरह के एलिमेंट आपके साथ हैं, सत्ता गई तो सब छोड़ करके भाग जाते हैं। सिंपल ये इसका गणित ये समझिए। जहांगीर खान को पता था कि वो अब भय के दम पर यहाँ कोई चुनाव नहीं जीता, मतलब जीत हार के नतीजे यहाँ नहीं आएंगे। और इस चुनाव में ये पहली बार था, हमको ये भी बड़ी हैरानी हुई कि ये पहली बार है जब ममता बनर्जी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। ममता बनर्जी 3 बार से जीत रही है, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देती थी। बिल्कुल। और इसके पहले कोई भी विधायक 52 के बाद से कोई भी विधायक फालता में मुस्लिम नहीं हुआ है। वो उतारा गया था अपना जो ममता बनर्जी का मॉडल है, उस मॉडल के तहत कि मुसलमान का वोट आएगा और हमारा कुछ हिंदू का वोट। इस बार चूंकि बीजेपी पोलराइज कर रही थी तो वो पोलराइजेशन भी बीजेपी के फैक्टर में दिख गया पूरी तरह से। और अब जब इस जो रिपोल होना था तो जहांगीर खान को पता था कि इसमें उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो मैदान छोड़ करके चले गए। अब अच्छा, तृणमूल कांग्रेस ने देखिए अपील भी नहीं की कि हमारे कैंडिडेट हट गए हैं तो हम अब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं या हम लेफ्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं कहा। आमतौर पर ये होता है कि जब आपका कैंडिडेट हट जाता है तो आप किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने बिहार में भी देखा, 2 जगह बीजेपी के भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, किसी और का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तो दूसरे को आप सपोर्ट करते हैं। यहाँ ममता बनर्जी ने किसी को सपोर्ट नहीं किया। मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बहुत संक्षेप में उसका उत्तर दीजिएगा कि अब अगर मान लीजिए अगर जहांगीर खान को ज्यादा वोट मिल गए, क्योंकि आपने नाम भले ही वापस ले लिया हो लेकिन वहां पर ईवीएम में तो अब उनका नाम है, अगर ऐसा हो गया तो फिर टेक्निकली क्या होगा? नहीं, टेक्निकली तो अभी उन्होंने लिख करके चुनाव आयोग को नहीं दिया है कि हमारा नाम वापस। अच्छा। तो अभी मौखिक रूप से कहा है, अगर लिख के दे दिए होते तब तो ज्यादा आ जाता, तब भी उनकी जीत नल एंड वॉइड हो जाती, उनकी दावेदारी खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने चूंकि लिख करके नहीं दिया है तो टेक्निकली अभी वो लड़ाई में है। उनका चुनाव चिन्ह और उनका नाम ईवीएम पर है, उस पर अगर कोई वोट डालता है तो, लेकिन ऐसा होने की गुंजाइश ना के बराबर है। शून्य है, ऐसी संभावना। बंगाल में शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, फैसले कर रही है। बड़ी खबर यह है कि अब मदरसों को लेकर शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। शुभेंदु सरकार का यह आदेश सभी सरकारी मॉडल मदरसों, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त बिना सहायता वाले मदरसों पर बराबर से लागू होगा। इन मदरसों में वंदे मातरम डेली प्रार्थना का हिस्सा कर दिया गया है, अनिवार्य हिस्सा कर दिया गया है और मदरसों को इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। शुभेंदु सरकार के इस आदेश का हिंदू संगठन तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुसलमान भी उतने ही कंफर्टेबल हैं? बंगाल में शुभेंदु सरकार का एक और चुनावी वादा जो है वो भी पूरा हुआ है।
अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने के लिए पश्चिम बंगाल में सीए लागू कर दिया गया है। यानी अब पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी में चिकन नेक वाले इलाके में 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी। यानी कि जो काम 12 सालों से ममता बनर्जी ने अटका कर रखा था, सरकार बनने के साथ साथ 12 दिन के अंदर अंदर शुभेंदु सरकार ने यह काम कर दिया है। और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। सज्जन जी, इस पर शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। সিএর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএতে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন্ট করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপি কে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। अब ये जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, सीए का फैसला जितना प्रशासनिक दिखाई देता है, वंदे मातरम मदरसों में गाने का फैसला उतना ऐसा लगता है कि वो इनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को और आगे बढ़ाने वाला फैसला है। शुभेंदु अधिकारी कर क्या रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में? देखिए, इसमें पॉलिटिक्स और पॉलिसी दोनों का सम्मिश्रण है। पहली बात जो ये डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, उसमें डिटेक्ट और डिलीट तो आसान है। आसान इसलिए है कि सीए का जो कानून है उस कानून के तहत बहुत आसानी से आप जो भी वहाँ से हिंदू जो बांग्लादेश से अल्पसंख्यक आए उनको 2014 तक जो आए हैं उनको आप नागरिकता दें। उसके लिए प्रावधान ये है कि उन्हें एक हिंदू कार्ड मिल जाए, जो कि अभी तक डिले के कारण नहीं मिला था। उसके बाद उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो लोग वहाँ के अल्पसंख्यक नहीं है, मतलब जो मुस्लिम है, वो आए हैं अवैध तरीके से, उनको आप डिटेक्ट करेंगे और उनका नाम डिलीट करेंगे राशन कार्ड से, वोटर कार्ड से, सबसे। डिपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि असम में भी हमने देखा है, असम का मॉडल है कि डिपोर्ट में ये है कि पहली तो उसके पास बांग्लादेशी नागरिकता का कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, दूसरा बांग्लादेश में उसे भेजने का एक बायलैटरल आपके पास बात होना चाहिए। तो ये तो पॉलिसी की बात होगी। इसमें निश्चित तौर पे है जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जो लोग प्रताड़ित हिंदू है वो तो पार्टीशन का मसला है, उसका न्याय आप दे रहे हैं वहां के लोगों को। सबसे ज्यादा दलित है, नमोशूद्रा, राजवंशी, ये लोग आ रहे हैं जो रह गए थे। लेकिन जो मुस्लिम्स वहां से आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे डेमोग्राफिक खतरा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मदरसे में वंदे मातरम, इसमें एक राजनीति भी है। राजनीति के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है, क्योंकि बहुत सारे मदरसे जो बांग्लादेश में ये पश्चिम बंगाल में हैं वो अहले हदीस वाले हैं, जिनमें जो देवबंदी हैं या वहाबी फंडिंग आप जिसे कहते हैं, जिसमें इस्लाम का एक कट्टर स्वरूप, जिसमें स्थानीय जो भी उनके सूफी हो या पहले से चली आ रही हो बात, वो पीर फकीर वाली जो चली आ रही है, चादर चढ़ाने वाली मजारों पे, उन सबको हटा के एक कट्टर मुसलमान जो कि बिल्कुल सऊदी अरेबिया और गल्फ में जो पढ़ाया जाता है वो बनाने में उसका सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें ऐसी बातें बताई जाती है जो आगे चल के एक आतंकवादी बनने के लिए बहुत ही पोटेंट, वल्नरेबल हो सकता है। ऐसे में तरीका और भी है कि आप उसके सिलेबस को मेन स्ट्रीमिंग करें। उसमें वंदे मातरम लाना निश्चित तौर पे एक राजनीतिक तौर एक एंगल है उसका, कि आप मदरसों को कहें कि आप अपनी निष्ठा दिखाइए। चूंकि ये वो मदरसे हैं जिनका आप सिलेबस देख लें तो ये सहारनपुर के देवबंद से भी ज्यादा कट्टर है। आप कई बार जाएंगे कलकत्ता में तो ये पाएंगे कि वहाँ जो हिंदी या उर्दू भाषी मुसलमान हैं जो यूपी बिहार वगैरह से जाते हैं, उनसे जब बात करेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं हम लोग तो फिर भी मान लेते हैं, मिलजुल के चलते हैं, ये जो बांग्ला भाषी हैं। और इसी कारण से जब बांग्ला पक्खो गार्गा चटर्जी वाली जो मुहिम थी बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि भाषा के नाम पे आप 46 में
आपका कत्लेआम होता है कलकत्ता से लेके आज जो बांग्लादेश है, उसके बाद लगातार 71 से लेके अभी तक होता आया है। भाषा ने आपको कभी नहीं, बांग्ला भाषी होने ने कभी भी वहां के हिंदुओं को या अल्पसंख्यकों को बचाया नहीं। और वहां के मदरसों में जिस तरीके से एक तो डेमोग्राफिक चेंज, दूसरा वहां पे जिस तरीके की मानसिकता तैयार की जा रही है, वैसे में एक ये बहुत ही आप कह सकते हैं हाई डोज एंटीडोट दिया जा रहा है, जिसमें एक हिंदुत्व का भी एंगल है कि वहां पे निश्चित तौर पे ऑब्जेक्शन होगा कि मुसलमान बोलेंगे कि भाई वंदे मातरम में हमारी एक धार्मिक सीमा है, हम उसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उसका एक संदर्भ ये है कि आपकी एक आप जिस एंटीडोट की बात कर रहे हैं शायद वो एंटीडोट की तरह काम करे। इधर शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग के लिए जमीन का आवंटन किया, वैसे ही बीएसएफ ने जो एक्शन शुरू किया उससे जुड़ी बड़ी खबर है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पिलर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी के चांगरा बांधा के पूर्वपाड़ा इलाके में बॉर्डर पर सर्वे किया जा रहा है ताकि फेंसिंग की जा सके। आपको बता दें कि चांगरा बांधा के पूर्वपाड़ा इलाके में फेंसिंग नहीं थी और यही कारण था कि यहां से खूब घुसपैठ होती थी। एसआरएफ का काम होगा तो उसके लिए ज़मीन जो हम लिए है उसका मापी हो रहा है, इसका परमानेंट डिमार्केशन हो जाएगा आज से। इसके बाद इधर फेंस और रोड बनेगा। कितना दिन तक यहाँ पर नहीं था? इधर ये काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, 5 साल से। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो रुका हुआ था काम? स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। तो कितना किलोमीटर जगह पे ये फेंसिंग होगा यहाँ पर? लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा इलाका है? ये चक्राबंदा एरिया। तो ये होने के बाद कितना सुरक्षित हो जाएगा भारत के लिए और दोनों देशों के बीच में जो सिक्योरिटी है उसको लेके? ये काफ़ी इधर से सुरक्षित हो जाएगा। अभी आधा एरिया है, आधा एरिया अभी और चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद उसका भी हो जाएगा। अच्छा, बंगाल बदल रहा है, फेंसिंग तो हो ही रही है। अवैध घुसपैठी हो या फिर अवैध निर्माण हो, बंगाल में शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अवैध टीएमसी ऑफिस से लेकर अवैध घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है। अब इसे लेकर बंगाल में सियासी घमासान तेज है। चुनाव के नतीजे के बाद फिर टीएमसी दफ्तरों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन से ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता चक्का जाम करने के लिए बैठे। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ टीएमसी बालीगंज और सियालदह समेत 3 जगहों पर प्रोटेस्ट भी करने की योजना बना रही है। एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सियालदह का नाम आया तो मुझे ध्यान आया अजय जी की रिजू दत्ता जो हैं, जो टीएमसी के प्रवक्ता थे, उन्होंने सियालदह रेलवे स्टेशन की तस्वीर पोस्ट कर दी। तो बंगाल तो बदल रहा है, अब वो चाहे बॉर्डर पर फेंसिंग हो, चाहे अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर हो। यही हमने जो पहले का यही बंगाल मॉडल है। तुरंत सब बदलने लगते हैं, जैसे सत्ता गई सब तुरंत ही बदलने लगते हैं। उन्होंने साफ सफाई हुई, मतलब जिस अतिक्रमण की बात हम लोग कल कर रहे थे कि स्टेशनों पर दुकानें लगा करके लोग बैठे रहते हैं, उसकी सफाई की तस्वीर थी वो, दूसरी कुछ नहीं थी। हटा दिया गया अवैध अतिक्रमण, स्टेशन साफ हो गया। तो और वो तुरंत वो उसकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट कर दी। वो अभी निलंबित भी चल रहे हैं पार्टी से। ये जो अभी 2-3 बातें हमको जल्दी हम कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो बात अभी आप कह रही हैं, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अब कल एक प्रदर्शन था जिसमें इनके 44 एमएलए नहीं आए। ममता बनर्जी ने प्रदर्शन आयोजित किया, सिर्फ 36 एमएलए आए, उसमें 34 आए, बल्कि 46 नहीं आए। पहले 30-31 आए, फिर 3 लोग जैसे तैसे आए। कहा गया कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में हैं और 10 तरह की बातें। जब आपने बुलाया अपने विधायकों को धरना प्रदर्शन करने के लिए, आपके 46 एमएलए नहीं आए। तो वो बंगाल मॉडल है कि अब वो सब अपनी अपनी जगह तलाश रहे हैं। उनकी एक एमपी है काकोली घोष दस्तीदार, जिनको Y+ की सिक्योरिटी भारत सरकार ने दे दी। अब वो नाराज है कल्याण बनर्जी को उनकी जगह मुख्य सचेतक क्यों बनाया गया, और कल्याण बनर्जी का महुआ मोइत्रा से झगड़ा सब पब्लिक डोमेन में है। तो एक ममता बनर्जी की पार्टी के सामने एक जो संकट खड़ा हुआ है, वो संकट दिख रहा है। और ये इस बहाने ये पार्टी अतिक्रमण हटाने, दफ्तर तोड़े जाने, इन सब बातों के बहाने ममता बनर्जी सबको एकजुट करना चाह रही है, जिसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। अब वो जो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाले मामले में हम एक बात उसमें जोड़ना जरूरी है। सीए से तो आप सीए का कानून तो हो गया, लागू है, उसमें आप हिंदू लोगों को ही तो नागरिकता देनी है, गैर मुसलमान को नागरिकता देनी है। लेकिन अभी आपके सामने तार्किक विसंगति वाली 27,10,000 लोगों की लिस्ट है, जिसमें से कई हजार लोगों के दस्तावेज जांच करके, और ट्रिब्यूनल ने भी कह दिया है कि ये भारतीय नहीं है, मतलब इनके पास दस्तावेज नहीं है वोटर होने की। वो तो आपके सामने है ना। वो तो आपके सामने है। वो 1,000, 2,000, 5,000 लोग तो अभी आइडेंटिफाई हो गए, जिनको न्यायाधिकरण ने भी जिनके दावे को खारिज कर दिया है। तो वो तो डिटेक्टेड है ऑलरेडी। अब उनको आप डिलीट करिए। देखिए पश्चिम बंगाल कैसे बदल रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें रख दी। तमिलनाडु भी बदल गया है, वहां सत्ता बदल चुकी है। विजय सरकार के विस्तार की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस का 59 सालों का सूखा खत्म हो गया।
59 साल बाद तमिलनाडु सरकार में कांग्रेस शामिल हुई और 5 में से 2 विधायकों को मंत्री भी बनाया गया है। वीसीके के 2 विधायकों में से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया। तमिलनाडु में टीवीके ने अपने दम पर 108 सीटें दर्ज की। बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी। ऐसे में कांग्रेस लेफ्ट आईयूएमएल की मदद से सरकार बनाई गई है। हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, आप ही बताएं, ये जो विस्तार हो रहा है, कितनों को कितनी जगह दी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी का तो वाकई में सत्ता का सूखा खत्म हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर 1967 के बाद यानी 59 इयर्स के बाद अगर किसी पार्टी को सरकार में शामिल होने का मौका मिलता है तो ये वाकई में उस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम लगातार जब इस तमिलनाडु की चर्चा करते हैं मीनाक्षी, तो हमने ये कहा कि कांग्रेस ने बड़ा गैम्बल लिया, क्योंकि इंडिया ब्लॉक से हटकर तमिलनाडु में एक सरकार में मंत्री पद लेना ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा राजनीतिक मूव था। हालांकि इससे कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि उनका जो कैडर बेस है तमिलनाडु में, बहुत मजबूत पार्टी रही है। एक जमाने में कामराज ने वहां पर कांग्रेस की स्थापना की थी और काफी मजबूत पार्टी कांग्रेस तमिलनाडु में मानी जाती है। लेकिन जो रिवाइवल है उसको शायद यहां पर एक सेंस किया है कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए जो राजेश कुमार जो विप हैं, जो लेजिस्लेचर पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के, और विश्वनाथन मेलूर से ये कांग्रेस के विधायक हैं, ये 2 जो नेता हैं उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। अभी उनका नाम पुकारना बाकी है। फिलहाल टीवीके के जो नेता हैं वो इसमें जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। टोटल जो है 23 विस्तार में मंत्री बनेंगे, उसमें 2 कांग्रेस के हैं और 21 के जो विधायक हैं वो टीवीके के हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईयूएमएल ने ये कहा था, जब प्रस्ताव दिया था विजय ने कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए, तो उन्होंने फैसला जरूर कर लिया, लेकिन वो अपने विधायक का नाम जो है वो भेज नहीं पाए राजभवन। इस वजह से अब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें बाद में मौका मिलेगा। इसी तरह वीसीके ने ऐसा बताया जा रहा है कि अपने एक विधायक का नाम भेज भी दिया था, लेकिन जो लिस्ट आई है राजभवन से, उस लिस्ट में वीसीके के एक विधायक का नाम नहीं है। ऐसे में ये जो आईयूएमएल और वीसीके है आज के मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, लेकिन जगह अभी बाकी रहती है, आगे विस्तार में उनका नाम शामिल हो सकता है। राघवन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे से वापस भारत लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों से मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों के 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। आपको बता दें कि 9 जून को मोदी के 3rd टर्म का 2 साल की अवधि पूरी हो रही है। उससे पहले मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही जिन 4 मुद्दों पर जोर देने की बात कही जा रही है उसमें विधायी बदलाव, वैधानिक नियमों में संशोधन, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक सुधार भी शामिल हैं। तो मंत्रियों के साथ मोदी की ये बैठक केवल यही विधायी बदलाव वगैरह ही हैं या कुछ और बड़े बदलाव भी हो सकते हैं? अजीत जी, नहीं, बिल्कुल होगा। बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है ये, और इसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। प्रमोशन डिमोशन सब होगा। हाँ, और इस बार चेंज होगा, क्योंकि अब तो जो 2024 के चुनाव में जो एक झटका लगा था, ये लगा था कि मोराल थोड़ा डाउन हुआ। अब तो मोराल अप है। बंगाल जीतने के बाद तो बंगाल की जीत में तो सब कुछ बह गया, सारी चीजें बह गई। तो अब जो चेंजेज होंगे वो बड़े चेंजेज होंगे। और आप देखिए, अभी तुरंत वो भी समय आ रहा है जब नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम का भी गठन होना है, और 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो सरकार में भी जो बदलाव, जो फेरबदल होना है, उसकी भी तैयारी हो रही है। और इस मंत्रिपरिषद की इस बैठक के लिए सारे नेता और उनके अधिकारी, उनके मंत्रालयों के सारे मंत्री भी हो गए, स्वतंत्र प्रभार भी हो गए, और उनके अधिकारी भी सारी तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारियां ये है कि किसी भी मंत्रालय का किसी भी विषय पर, किसी भी विधायी विषय पर प्रधानमंत्री उनका प्रेजेंटेशन मांग सकते हैं। वो सब तैयारी करके सब लोग पहुंचेंगे। ये जो 4 बदलाव आपने कहे, इन बदलावों की भी तैयारी शुरू हो रही है, ये चल रही है। मतलब तैयारी शुरू क्या हो रही है, एक देश एक चुनाव का मामला हो, या ये सारी चीजें चल रही हैं। तो एक बड़े बदलाव की तरफ, अभी परिसीमन की बात हुई थी, वो भी एक विधायी बदलाव था, और महिला आरक्षण की बात चल ही रही है। तो ये सारी चीजें होनी है। मतलब किसी मंत्री का डिमोशन हो सकता है। डिमोशन, हाँ, मतलब बाहर चले जाएंगे। डिमोशन तो बाहर चले जाएंगे। एक कुछ लोगों के विभाग भी बदल सकते हैं जिनको वो डिमोशन कहेंगे, लेकिन काफी सारे लोग जाएंगे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये कई क्राइटेरिया बने हैं। परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया है, पॉलिटिकल आपकी यूटिलिटी का मामला है। ये सब देखे जा रहे हैं। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, तो उन 7 राज्यों के हिसाब से क्षेत्रीय और जातीय सामाजिक समीकरण कैसे सधने हैं, ये सब भी देखना है। और हम लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गुजरात मॉडल लागू होता है, आप याद करिए पिछला जो
2022 का बदलाव हुआ था, कैसे बदलाव हुआ था। तमाम बड़े नेता, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, कितने बड़े नेता एकदम से सरकार से बाहर कर दिए गए थे। तो इस बार भी वैसा कुछ हो सकता है। अभी तो असेसमेंट होगी, आज की बैठक में असेसमेंट है उनके कामकाज का, उनकी राजनीतिक उपयोगिता का, संगठन की क्षमता का। ये सब करने के बाद एक मंत्रालय को लेकर मैं थोड़ी इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि हाल के दिनों में शिक्षा मंत्रालय के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है सचिन जी। तो आपको लग रहा है कि यहाँ से तो फीडबैक बहुत अच्छे से लिया जाएगा कि क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं, कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है? निश्चित तौर पे। और देखिए, शिक्षा मंत्रालय इसलिए भी जुड़ा हुआ है कि उससे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। और पूरे देश में आप देखें कि युवाओं में कहीं ना कहीं असंतोष है, छोटी मोटी घटनाएं हो या बड़ी घटना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी वाली जो बात होती है, वो उसकी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और कम्युनिकेशन का भी अभाव दिख रहा है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, एक तौर से बड़े ही संगठन के मामले में कुशल व्यक्ति हैं, कहीं भी उन्हें प्रभारी बनाइए चुनाव का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो उस तरह से व्यक्ति बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही सक्षम है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय में लेके एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव और स्ट्रक्चरल सुधार की जरूरत है, वहां पे काफी कमी है। और वहां पे निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड लेंगे, क्योंकि देखिए 2014 से लेके 24 तक प्रधानमंत्री का युवाओं को लेके, युवा वर्ग को लेके एक विशेष आग्रह रहा है, उनको लेके एक जोर भी रहा है। ऐसे में वो कतई नहीं चाहेंगे कि शिक्षा और परीक्षा और जो एग्जाम है उनको लेके युवा वर्ग में एक विलगाव आए। सबसे बड़ी बात तो ये है। बट साथ ही साथ एक और भी चीज है कि देखिए, होता ये है कि पहले के कैसे मंत्री बनाए जाते थे और अब में एक फर्क है, खासकर मोदी एरा में आप कह सकते हैं। पहले 2 क्राइटेरिया होता था, एक कुर्बानी और दूसरा आपकी काबिलियत। कुर्बानी का मतलब आप बहुत लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने संगठन को 20 साल, 30 साल, 40 साल दिया है, आपको संगठन ढोता रहता था। एक होता था नहीं, आप भले ही नए हो, आप भले ही पुराने हो, लेकिन आपकी काबिलियत है, आपकी यूटिलिटी है। तो आपको अभी वाली जो मोदी माइंडसेट है, जो जिसके अजीत जी क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, कसौटी की बात, उसमें केवल काबिलियत ही देखा जाएगा। उस काबिलियत पे धर्मेंद्र प्रधान शायद अभी भी सक्षम उतरेंगे, चूंकि बहुत सारी कमी आई है, लेकिन चूंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि संगठन निष्ठ है और चीजों की जिम्मेदारी को निभाया है, तो इसको अपवाद के तौर पे देखा जा सकता है या कुछ और भी निर्णय होंगे। लेकिन मान के चलिए नजर है कि मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड सबके लिए, सभी का लिया जाएगा और फैसले का वक्त भी है, इस पर हमारी नजर तो रहेगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी इस वक्त सबकी नजर है। उनकी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली की तिगड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत राहुल गांधी के उस आपत्तिजनक बयान के लिए दर्ज कराई गई है जो उन्होंने रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इसके खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का प्रयोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की गई। दूसरी ओर राहुल गांधी अपने गद्दार वाले बयान पर कायम है। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के दोनों बयान सुना देते हैं जो उन्होंने रायबरेली में दिए और फिर उसी बात को उन्होंने अमेठी में भी दोहराया। मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह
संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। अच्छा, बीजेपी तो इसकी आलोचना करेगी ही, उनके ही शीर्ष नेतृत्व पर यह सवाल है। लेकिन बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं। एनसीपी शरद के चीफ शरद पवार ने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी भाषा इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है। नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, काही राजकीय विचाराच्या संबंधी आमची त्यांची भूमिका ही वेगळी असू शकते, पण आज भारताच्या बाहेर देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात ही गोष्ट आपल्याला दिसून चालणार नाही। तिथं देशाची प्रतिष्ठा जिथे येते तिथं राजकीय मध्ये हे करायचे नाही। जो बात शरद पवार कह रहे हैं कि राजनीतिक मनमुटाव अपनी जगह है, लेकिन आप प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, आप गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं। राहुल गांधी एक ही गलती बार बार करते हैं और फिर कोर्ट में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ती है, कहीं उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ती है, फिर वही गलती दोहराते हैं, कहते मैं डरता नहीं। आप डरते नहीं, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक बात है, वो डरना, साहसी होना एक अलग चीज़ है। आप साहसी होइए, अच्छी बात है। आप साहस के साथ वो मुद्दे भी उठाइए जो मुद्दे आपको लगता है कि देश के लिए नुकसानदेह हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को पर अटैक हो रहा है या कोई इकोनॉमिक फैसला गलत हो रहा है, कोई डिप्लोमेटिक फैसला, पॉलिटिकल जो राजनीतिक फैसले गलत हो रहे हैं, आप उस पर सवाल उठाइए, आप उसके लिए सख्त से सख्त शब्दों में आलोचना करिए सरकार की। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है और ये बात हम लोग पूरी जिम्मेदारी हमेशा कहते हैं कि जनता जो है सिर्फ सरकार नहीं चुनती है, जनता विपक्ष भी चुनती है और जनता 3 बार से आपको विपक्ष चुन रही है, इस बार और मजबूत विपक्ष आपको चुना है, तो आप मजबूती से अपनी बात उठाइए। लेकिन अब ये भी आपको नहीं कह सकते, आप 22 साल से सरकार में हैं, हम ये भी नहीं कह सकते 22 साल से आप एमपी हो रहे हैं कि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है या हिंदी अंग्रेजी में आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलना चाहिए, ये भी नहीं कह सकते हैं। आप बड़े सोच समझ करके इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल नर्सरी से आते हैं, फिर ये हाल है। वही कह रहे हैं कि वो आपको आप सख्त शब्दों, आप हमको लगता है कि वो सिर्फ आलोचना करना उनका मकसद नहीं है, वो विवाद खड़ा करना भी एक मकसद है। वो विवाद खड़ा करना चाहते हैं और उनको लगता है कि इससे ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है, इससे जो एंटी बीजेपी जो एक मतदाताओं का समूह है वो हमारे साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ेगा अगर हम इतने सख्त शब्दों में आलोचना करेंगे। अब होड़ इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन ज्यादा अब शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, कौन कितना कठोर शब्द बोल सकता है, इस आधार पर ये लोग समझ रहे हैं कि तय होगा कि कौन हमारे साथ, मोदी विरोधी हमारे साथ आएगा। लेकिन इसका रिवर्स पोलराइजेशन ये होता है कि आप जितने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी समर्थक जो है वो भी उतनी मजबूती से उनके साथ खड़े होते हैं। तो आपका राजनीतिक नुकसान है। आपको अपने गठबंधन के अंदर या अपोजिशन के स्पेस में हो सकता है कि आपको सबसे बड़ा नेता मान लिया जाए, आपकी एक छवि बनाई जाए कि आप बहुत साहसी आदमी है, लेकिन इससे चुनावी राजनीति में आपको लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। पेपर लीक के नेक्सस का भंडाफोड़ करने के लिए सीबीआई ने कई जगह छापे मारे हैं। संसदीय स्थायी समिति ने आज एनटीए चीफ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति इन अधिकारियों से पेपर लीक मामले में जांच की प्रगति और परीक्षा के सुधारों के बारे में जानकारी लेगी। 2024 में नीट के पेपर में हुई गड़बड़ियों के बाद गठित राधाकृष्णन समिति ने पेपर में सुधारों की सिफारिश की थी। बावजूद इसके 26 में नीट यूजी पेपर लीक मामला सामने आया। दूसरी ओर 21 जून को होने वाले री एग्जामिनेशन के लिए सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एग्जामिनेशन के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। एग्जामिनेशन में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव हैं।
पेपर लीक रोकने के लिए वो रोज रोज मीटिंग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई गलत सूचनाओं के प्रचार के संबंध में मेटा, गूगल, टेलीग्राम के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। पेपर लीक के खुलासे के लिए सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज की है। सीबीआई के अधिकारियों ने कई संदिग्ध छात्रों, उनके अभिभावकों से मैराथन पूछताछ की। इसके साथ ही कोचिंग संचालक के बेटे से भी 10 घंटे तक पूछताछ की गई है। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई आपको दे दूं, नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट से भी पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद यूजीसी नेट परीक्षा का प्रश्न सेट करने वाले भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे अब एनटीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 16-17 मई को दिल्ली के एक होटल में यूजीसी नेट के पेपर सेटिंग से जुड़े हुए करीब 15 एक्सपर्ट से सीबीआई अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। पूछताछ में शामिल एक विशेषज्ञ ने दावा किया कि उनसे ऐसे सवाल पूछे गए कि जैसे वे किसी बड़े अपराध में शामिल हों या संदिग्ध हों। उन्होंने कहा कि उनका नीट पेपर सेटिंग से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें संदेह के घेरे में रखा गया। अब हकीकत तो ये है सज्जन जी, जब तक कि अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक हर व्यक्ति जो भी उस प्रक्रिया में शामिल है वो हर व्यक्ति संदिग्ध है। एक तो पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आप जवाबदेही कैसे तय करेंगे? जब तक पूछताछ नहीं करेंगे जवाबदेही कैसे तय होगी? और अभी जो एग्जामिनेशन में रीअपियर होने वाले हैं वो कितने बड़े डर में होंगे? नहीं देखिए, जवाबदेही अगर आप तय कर भी दें इसमें तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। जिनका घाटा होना तो हो गया। इकोनॉमिक कॉस्ट देखिए, लाखों विद्यार्थी को दोबारा एग्जाम देना, उसके बाद उसका आने जाने का सारा मानसिक तनाव जो है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही तो तय आपने नीजर रिएक्शन करके एक जगह कर दिया। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि अभी हर किसी को बुला के आप सवाल पूछेंगे। यहां पे मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया, पकड़ भी लिया, ये सब छोटी मछलियां हैं। पूरा का पूरा एनटीए के बाद जो आउटसोर्सिंग का मॉडल चला, ये दिखाता है कि आप शिक्षा नीति को, यहाँ के प्रतियोगी परीक्षाओं को, उसको बहुत गंभीरता से आप नहीं ले रहे हैं। जिन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है उनके बैकग्राउंड को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। किसी की सिफारिश पे वो जाते होंगे। केमिस्ट्री का प्रोफेसर जो है वो मराठी में ट्रांसलेशन के लिए अधिकृत है। ये मतलब किस मापदंड से आप तय कर रहे हैं? मुझे हो सकता है थोड़ी बहुत बंगाली आती हो, लेकिन क्या आप मुझे बंगाली से अंग्रेजी या हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए अधिकृत करेंगे या कोई उसका विशेषज्ञ होगा उसको करेंगे? तो सवाल है कि जवाबदेही तो इसमें तय होनी चाहिए, लेकिन ये जवाबदेही जो है वही बात आई कि जब जंगल में आग लगी है तब आप पानी ढूंढने निकले हैं। पहले से आप ये तय करें कि एनटीए सिस्टम में जो लोग हैं उनकी प्रतिबद्धता, उनकी बैकग्राउंड चेकिंग आपने कितने प्रोफेशनल तरीके से की। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए क्या हो रहा है? आपने इसको ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड में कंप्यूटर सिस्टम से कर दिया, सही बात है, लेकिन सवाल है कि अगर क्वेश्चन सेट करने की प्रक्रिया में कोई गैप रह गया, कोई लूप होल रह गया, फिर आगे यही मामला होगा, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। तो घटना हो जाने के बाद पुलिस कितनी कार्रवाई करती है या जांच एजेंसियां कितनी, यहां सबसे बड़ी बात है कि आप एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम लाएं जिसमें लोगों का, विद्यार्थियों का, युवाओं का विश्वास हो, जो यूपीएससी मॉडल से आप सीख सकते हैं। आपके पास एक मॉडल है। नहीं, लेकिन ये अगर शिक्षा मंत्रालय क्रैक नहीं कर पा रहा है या एनटीए क्रैक नहीं कर पा रहा है तो फिर कौन क्रैक करेगा? देखिए, हम उस दिन भी कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। जब तक स्ट्रक्चरल आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जैसा सबसे पहले इसमें 2-3 बातें हम आपको इसको कहना चाहते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ी बात है। अभी इस बार की जो परीक्षा होगी मीनाक्षी जी, ये परीक्षा 21 को कराइए। हमारा एकदम इसमें फर्म बिलीफ है कि आप बेस्ट ऑफ 3 करिए। आप बेस्ट ऑफ 3 करिए, आप 3 बार परीक्षा करिए, तब चुनिए। पहली परीक्षा किसी लड़के ने बहुत अच्छा दिया हो 25 लाख में से, बिल्कुल ठीक, और दूसरी बार उसका दिन खराब हो, उस दिन उसकी परीक्षा खराब होगी, तब तो उसका क्या होगा उस बच्चे का? तो आप बेस्ट ऑफ 3 करिए। एक तो इस परीक्षा के लिए एक हमारा एकदम फर्म एकदम सुझाव है। दूसरी बात यह है कि आप जब चले जाएंगे सीबीटी मोड पर, तब क्या गारंटी है कि पेपर नहीं लीक होंगे? 2020 में जेई मेंस का विदेश के सर्वर से यहाँ सर्वर हैक कर लिया गया था और गड़बड़ी नहीं हुई थी क्या उसमें? आप सीएसएस की परीक्षा में और सीबीटी परीक्षा में पेपर लीक हुए थे, रेलवे की परीक्षा में सीबीटी मोड में पेपर लीक हुए थे और परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। वो कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं है। और उसके पहले क्वेश्चन सेट करने वाला जब क्वेश्चन लीक कर देगा तो सीबीटी बाद में होगा। हम जिस स्ट्रक्चरल सुझाव की बात कर रहे थे, आप सरकार कह रही है कि बहुत हाई स्टेक एग्जामिनेशन होता है, तो आप हाई स्टेक क्यों रखे हुए? आप स्टेक कम करिए ना। सबसे पहले आप इसके फी को रेगुलेट करिए। 1 करोड़ रुपए की फी लगती है मेडिकल में पढ़ाई की, और उसके बाद लाखों लाख रुपया अभी भी डोनेशन और कैपिटेशन फी चलता है।
आप इसको सस्ता करिए, एग्जाम को, पढ़ाई को आप सस्ता करिए। पढ़ाई सस्ता होगा तो अपने आप पेपर लीक होना कम हो जाएगा, चूंकि हाई स्टेक है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का खर्चा, लोगों को लगता है कि 10 लाख में पेपर खरीद के कर लेते हैं। तो ये जो है आप हाई स्टेक को कम करिए, स्टेक खत्म करिए इसका। और दूसरा, जेई मेंस की तरह नीट एडवांस की परीक्षा करिए। जेई एडवांस की जैसे परीक्षा होती है, जो टॉप इंस्टीट्यूट में जाने के लिए जो लड़के नीट करें उनका नीट एडवांस करिए। और उसकी जिम्मेदारी, जैसे जेई एडवांस की जिम्मेदारी किसी न किसी आईआईटी को होती है, वैसे ही नीट एडवांस की जिम्मेदारी आप एम्स या इस तरह के किसी इंस्टीट्यूशन को दीजिए, ताकि बच्चों के साथ अन्याय नहीं, स्टेट वाइज करें, डिसेंट्रलाइज करें एग्जाम को। और इसमें पूरे जो यहाँ चर्चा से बात समझ में आती है कि बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। केवल सीबीआई जांच कर लेगी, आप कोई उसमें किरदार ढूंढ लेंगे, उनके ऊपर एक्शन कर लेंगे, उतने भर से काम नहीं चलेगा। परेशानियां तब भी आएंगी, फिर चाहे आप सीबीटी कराएं या फिर आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराएं। आज दमदार 10 को हम इसी नोट पर खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी।